नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ती हुई मुश्किलों की, खास तौर से राहुल गांधी की और उनकी पार्टी की। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने जब भी कोई बयान दिया है, कोई ना कोई बड़ा बबेला या फिर हम कहें कि बड़ी मुसीबत पार्टी के लिए पैदा हुई है, जिसके बाद पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को सामने आकर राहुल गांधी का बचाव करना पड़ा है। और ऐसा एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को कमान देने की बात कही जाती है, वाकई में क्या राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी को इतने बड़े भारत में संभालने के लायक हैं? क्योंकि उनके एक बयान के बाद जिस तरीके से पार्टी की मुसीबतें बढ़ती हैं, वो वाकई में देखने वाली हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। इतिहास गवाह रहा है, जब भी राहुल बाबा ने जोश में आकर कुछ बड़ा बोलने की कोशिश की तो पूरी कांग्रेस को मिलकर उसकी भरपाई करनी पड़ी। कांग्रेस जनों के सामने दिक्कत यह है कि यहां एक ही परिवार से शासक निकलता है और इस पीढ़ी के कांग्रेस युवराज, मोदी जी के शब्दों में कहें तो उम्र से तो बड़े होते गए, लेकिन उनका दिमाग विकास नहीं कर पाया। लेकिन परिवार ही सर्वोपरि है, लिहाजा कांग्रेस जन चाहकर भी भावी राजा को ऊल जुलूल बोलने से रोकने की हिमाकत नहीं कर सकते। नतीजन मुश्किल घड़ी में सबको शर्मिंदगी का बोझ साझा करना पड़ता है। आज फिर कांग्रेस परिवार के लिए ऐसा ही वक्त आ पहुंचा है, लेकिन अब की बार मामला वफादार कांग्रेस नेताओं के हवाई भाषणों से निपटने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में फंस गए हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं के नारों से जोश में आए राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को मुंबई के भिवंडी में अपनी समझ से बढ़कर बयानबाजी कर डाली। रैली में राहुल बाबा ने कह डाला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मार डाला। राहुल के आसपास रहने वाली नेताओं की फौज उन्हें पर्ची पर लिखकर बताती है कि संसद में क्या बोलना है, लेकिन शायद इस बार कांग्रेस के बड़े नेताओं से बड़ी चूक हो गई और राहुल गांधी का मुंह बेढंगे तरीके से इतना ज्यादा खुल गया कि बात निकली तो दूर तलक चली गई। और देश में कई जगह कांग्रेस के युवराज के खिलाफ शिकायत की गई कि शाखा के सेक्रेटरी राजेश कुंटे ने भी भिवंडी कोर्ट में आरएसएस की छवि खराब करने के मकसद से दिए गए बयान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिया। घबराया कांग्रेस घराना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और राहुल बाबा के खिलाफ केस खारिज करने की अपील की। कांग्रेस जमात से संबंध रखने वाले राहुल गांधी के काबिल वकील कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत से अपने युवराज को बचाने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के भाषण पर सवाल उठाए और आश्चर्य जताया कि उन्होंने गलत ऐतिहासिक तथ्य का उदाहरण देकर भाषण क्यों किया। साथ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के लिहाज से कहा कि नाथूराम गोडसे संघ का कार्यकर्ता था, इसका मतलब ये नहीं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा। अब या तो राहुल गांधी माफी मांगे या फिर मुकदमे का सामना करें। खास बात यह रही कि फैसले के दिन खुद कपिल सिब्बल अदालत से नदारद रहे। अब तो इतना ही कहा जा सकता है कि काश राहुल गांधी बोलने के वक्त बेवकूफी को हथियार न बनाए, ताकि बाकी कांग्रेसियों को उन्हें बचाने के बजाय अपनी पार्टी के विकास पर काम करने का मौका मिल सके। नहीं तो कांग्रेसियों का सारा समय युवराज की फाड़ी चादर को रफू करने में ही बीतेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ संदीप द्विवेदी हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। संदीप जी, कम से कम बीजेपी के लिए तो राहत भरी खबर है, और राहत भरी बात भी कि अब राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी मुसीबत, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो जो बयान दिए हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, एक आध बार को छोड़कर कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को आकर उनकी तमाम चीजों को न संभालना पड़ा हो, उनके बारे में तमाम सफाइयां न देनी पड़ी हो। देखिए शशि जी, इस केस में अगर
आप देखिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा जो कांग्रेस के अदर लीडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा तौर पर जनता के बीच में रखते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि राहुल जितने कमजोर होंगे उतने ही कहीं ना कहीं जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर अब तक की राजनीति देखिए कांग्रेस में, तो सिर्फ गांधी परिवार ने शासन किया या उन लोगों ने किया जो गांधी परिवार के बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद थे, चाहे भले ही वो उस लाइक कैपेबल हो या ना हो। दूसरी चीज, इस बयान को अगर आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरएसएस गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि जिस तरह के वो पॉलिटिशियन है या जिस तरह का वो पद होल्ड करते हैं, इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं बहुत बचपने वाली बयानबाजी है। आप कैसे एक राष्ट्रीय लेवल, बल्कि आप कहिए एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था को किस इस तरीके से बदनाम कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। इसमें अगर आप कोर्ट की जजमेंट को भी देखिए तो कोर्ट ने ये कहा है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा और नाथूराम गॉडसे एक स्वयंसेवक था, दोनों में अंतर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरएसएस ने उसको मारा। अगर यही कहना चाह रहे हैं तो आज कांग्रेसी अगर कहीं कोई मर्डर करता है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदारी लेती है क्या? दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ, क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बचपने वाला उनका बयानबाजी है और इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ एक कांग्रेस का एक अगर आप पुराना बैकग्राउंड देखो तो ये उनका पैटर्न रहा है कि हमेशा इस तरह का बयान दो कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मीडिया कैच करे और कहीं ना कहीं उन्हें लाइमलाइट में आने का मौका मिले। ये सिर्फ मीडिया को कैच करने के इस तरह की बयानबाजी ये लोग करते हैं। लेकिन ये मीडिया को कैच करने के बजाय ये तो बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी, नोटोरियस इसे हम कह सकते हैं कि बदनामी वाली बात तो लगातार बढ़ती जा रही है तमाम बातें। अब कोर्ट ने देखा, आपने क्या कहा है? देखिए शशि जी, मीडिया मतलब दोबारा भी कैच करेगा ये भी तय था क्या? लेकिन पब्लिसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स के सामने दोबारा से वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को फिर से पता चल रहा है कि हाँ राहुल गांधी भी एक पॉलिटिशियंस हैं। तो वो सिर्फ क्योंकि यूपी इलेक्शन आ रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ेगी जिससे मीडिया कवरेज मिले, अदरवाइज मीडिया का कवरेज तो अरविंद केजरीवाल ज्यादा ले जा रहे हैं। तो एक कंपटीशन हो गई है आजकल कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, कैसे मीडिया कवरेज मिले। दिनेश जी, कम से कम आपके लिए तो राहत भरी खबर है। और इसके अलावा भी आपने कई बार देखा होगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को हमने बहुत बार मंचों पर सुना है कि किस तरीके से नाथूराम गॉडसे को लेकर आरएसएस और यहां तक कि बीजेपी नरेंद्र मोदी पर भी वो निशाना साधते रहे हैं। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि शशि। तो जिस तरह से कांग्रेस का विनाश हो रहा है वैसी तरफ इनकी बुद्धि भी जा रही है। इसमें सिर्फ दोष राहुल गांधी का नहीं है, इनके आकाओं का भी दोष है, जो आप अपनी स्टोरी में दिखा रहे थे कि वो पर्ची देते हैं और भाषण करते हैं। तो जो इनको पर्चियां देने का काम कर रहे हैं, जो उनको नकल कराने का काम कर रहे हैं, वो भी अपनी नकल नहीं लगा पा रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि उतनी ही उनके पास अकल है। ये कोई नई बात नहीं है। ये किस मुंह से, अगर इनको इतनी अकल होती तो 60 के दशक में एक कमेटी बनी थी, जैन कमेटी, इसके लिए जांच के लिए। उस जैन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसको कांग्रेस ने बनाया था, इसमें आरएसएस का कहीं हाथ नहीं है। अगर उसको ये पढ़ लेते, अगर उस चिट देने के पहले इनको ये जानकारी मिल गई होती तो हमको लगता है कि इस तरह की भूल ना होती। ये इस तरह की बात नहीं है। अभी ठीक कह रहे संदीप जी कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मीडिया में, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, कुछ बुरा बोलकर भाग जाएं। आज वही ये काम इस इशू पर भी करने वाले थे कि बोलते और कोर्ट से भाग जाएं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको भागने नहीं दे रहा है, बल्कि कह रहा है कि आपने जो बोला है उसको प्रमाणित कीजिए या तो माफी मांगिए। तो अब कोर्ट को राहुल गांधी तो नहीं चलाएंगे ना, कोर्ट तो अपने हिसाब से चलाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, या तो माफी मांगते हैं या तो जवाब देते हैं। हम सब भी इंतजार में हैं। देखिए राहुल गांधी को ज्यादा ज्ञान है, हो सकता है। और मैं तो कहूंगा शशि जी, आज जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो गांधी जी ने भी कहा था ना कि अब कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, आजादी मिल गई है, इसको खत्म कर देनी चाहिए। मुझे लगता है बाकी लीडरों ने काम नहीं किया। अब राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इसको खत्म करके ही मानेंगे, उस दिशा में चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके ही कार्यकाल में काम हो जाएगा। लेकिन बहुत ही बड़ी बात यह है कि संदीप जी, आप एक एक बयान, आपको याद है ऑर्डिनेंस वाला बयान, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, आपको याद है मालदा वाला पूरा मामला जिस पर वो नहीं गए थे, उससे पहले जेएनयू वो पहुंच गए थे, वहां भूख हड़ताल पर भी वो बैठे थे। उसके अलावा रोहित वेमुला की अगर हम बात करें तो उस मुद्दे को कैसे बुझाने की कोशिश की गई थी। एक के बाद एक तमाम ये मुद्दे, एक और मुझे केस याद आ रहा है जिसमें वो तमाम छात्राओं के सामने यूनिवर्सिटी के अंदर थे और पूछ रहे थे कि स्वच्छता अभियान में क्या वाकई में काम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स वहां से चिल्ला रहे थे कि हाँ हो रहा है। यानी राहुल गांधी की एक एक चीज को, एक एक घटनाओं को आप निकाल कर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सफाई के कांग्रेस के लीडर्स को और कुछ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा देखिए, इन पूरे केसेस को अगर आप बहुत बारीकी से अगर आप एनालिसिस करो तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की हालत इस तरह की हो गई है कि वो जो छोटी छोटी स्टेट लेवल की पार्टियां हैं उनके साथ अपने आप को कम्पीट कर रही है। कहीं उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है, कहीं उन्हें बिहार में लालू जैसी बयानबाजी करके कंपटीशन करना पड़ रहा है,
है। तो कांग्रेस आज सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए मीडिया में रहना चाह रही है और वो सिर्फ इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी जानबूझ के राहुल गांधी करते हैं। दूसरा, जैसा कि हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वो सत्य ना भी हो, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस समय जो मीडिया इनका राहुल गांधी का जो एडवाइजर है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह जैसा एडवाइजर होगा तो इस तरह की बयानबाजी नॉर्मल है, कॉमनली है। कांग्रेस की हमेशा एक आदत रही कि वो हमेशा एक नटवर लाल को छोड़ के रखती है जो हमेशा विवादित बयान देते हैं और वो सिर्फ मीडिया को कैच करते हैं। नहीं तो क्या राहुल गांधी को भी नटवर लाल बना दिया है क्या कांग्रेस ने अपना? अब सलाहकार जब है तो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही थी पहले, वो ये कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनको कम से कम अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो अगर नीचे जाएंगे राहुल गांधी तो उनका पल्ला अपने आप में भारी होगा। इससे मुझे सवाल ये याद आ रहा है, आपको याद होगा कि कांग्रेस के भीतर से ही कई बार आवाजें उठी हैं कि राहुल गांधी उतने कैपेबल नहीं है कि उनको कमान सौंपी जाए। इससे पार्टी का तो नुकसान है ही, उन पॉलिटिकल लीडर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान है, उनके करियर का खात्मा है पूरी तरह से। तो क्या इसके बारे में रीथिंक किया जा सकता है? नहीं, देखिए अभी जब तक मुझे लगता है कि सोनिया गांधी हैं तब तक कहीं ना कहीं ये राहुल के ऊपर बार बार दाव खेलेंगे। दूसरा चांस हो सकता है प्रियंका जी को दी जाए। अगर आप देखिए तो यूपी इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने शीला दीक्षित को आगे किया, जबकि सब जानते हैं कि शीला दीक्षित ने यूपी और बिहारियों को लेकर कई बार विवादित बयान दिए। कभी उन्होंने कहा कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरलोड सबसे बड़ा कारण यूपी बिहार के लोग हैं। कभी उन्होंने कहा कि क्राइम की घटनाएं जो हो रही हैं उसके लिए यूपी बिहार के लोग जिम्मेदार हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने शीला दीक्षित को आगे किया, ये सीधा तौर पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका या राहुल इस कंडीशन में नहीं थे कि इस जिम्मेदारी को ले सकते, या कहीं ना कहीं वो जानबूझ के इस जिम्मेदारी को प्रियंका और राहुल को नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि वो उन्हें राष्ट्रीय लेवल का पॉलिटिशियन की तरह देख रहे हैं। तो ये अगर आप देखिए तो हकीकत में राहुल गांधी में कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी से क्लियर झलकता है कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति तो है लेकिन बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं, और जानबूझ के उन्हें पॉलिटिशियन बनाने की कांग्रेस बार बार गलती कर रही है, बार बार गलती कर रही है। हमारे साथ अभी अमन पवार जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अमन जी, सवाल मेरा ये कि अभी तक जितने भी बयानों को हम देख रहे हैं, खासतौर से चुनिंदा बयान राहुल गांधी के, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की किरकिरी कराने के लिए रहे हैं। सही, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। अब जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, बड़े सीजन्ड और पॉलिटिशियन है और ही हैज अ वेरी इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आल्सो। पर आप अगर देखेंगे, जो अगर आज जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है, एक तो मीडिया इसको बड़ी गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो किया है वो सिर्फ 27 जुलाई के लिए ये जो हमारा पिटीशन था उसको आगे पोस्टपोन किया है। कोई ऑर्डर आज इसमें पास नहीं हुआ है। जहां तक बात रही कि जो राहुल गांधी जी ने बोला आरएसएस के लिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मौत के बाद सिलसिले में। फिर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जहां पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आरएसएस की गतिविधियां हैं उससे साफ खतरा है हिंदुस्तान की जो हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो मेहनत करके जो हमने फ्रीडम हासिल करी है, और आगे की हमारी जो जितनी जनरेशंस है उसको भी जो हिंसावादी जो गतिविधियां आरएसएस कर रही है उससे हमें बहुत खतरा है। ये नहीं तो ये तमाम दलीलें कोर्ट के सामने नहीं रखी गई क्या कि राहुल गांधी ने आगे भी मैं आपको बताता हूँ। बताएं। उसके बाद 11 सितंबर को सरदार पटेल जी ने फिर से एक चिट्ठी लिखी आरएसएस सुप्रीमो एमएस गोविलकर को, जहां पर उन्होंने बोला कि आरएसएस कुछ ऐसी गतिविधियां कर रही है जहां से जो देश के जो यूथ है और जो यंगस्टर्स हैं उनको भटकाने और मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। उसका मैं आपको एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट भी उन्होंने ये लिखा था कि ये कि अपने जो एजेंडा लेकर हैं नेशनलिज्म का और हिंदुत्व का, उस एजेंडा में कोई खराबी नहीं है, पर जिस तरीके से इस एजेंडा के थ्रू वायलेंस और जहर घोलने की कोशिश करी जा रही है सोसाइटी में, वो ठीक नहीं है। तो और इसके आगे मैं आपको याद दिलाऊं कि जो नथुराम गोडसे जिन्होंने अमन पवार जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उनके भाई ने जो एक किताब लिखी उसमें उन्होंने बोला कि आरएसएस हमारे लिए और हम तीनों भाइयों के लिए दूसरा घर था।
तो जो राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी है थी, वो जो महात्मा गांधी जी का जिन्होंने असैसिनेशन किया गोडसे ने, उनको लेकर के टिप्पणी करी गई। नहीं, फिर से मेरा सवाल है अमन पवार जी, आप पूरे मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये आप आरएसएस के बारे में तमाम चीजें, मेरे कहने का आपने क्या ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी अपने पक्ष में कि राहुल गांधी ने इस परिप्रेक्ष्य में ये तमाम बातें कही? आप ये बात समझिए, हम आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो निचली अदालत में जो केस चल रहा है उस पे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि निचली अदालत पे रोक लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, उसका फैसला 27 जुलाई को सुनाएंगे। जब तक निचली अदालत में जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहेगी। क्या हमने कोई डेफेमेटरी, कोई मानहानि, क्या अमन पवार जी दायरे में कोई स्टेटमेंट दी है, उसका फैसला तो आना अभी बाकी है। और हम ये सारे फैक्ट्स जो आप बोल रहे हैं हमने कोर्ट के सामने बताए या नहीं बताए, उसका पूरा ट्रायल चल रहा है। अमन पवार जी, मेरा सीधा सा सवाल ये कि कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि या तो राहुल गांधी माफी मांगे या कोर्ट का केस झेलें? यही मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं। ये टिप्पणी थी कि नहीं थी उनकी? कोर्ट की टिप्पणी चाहे जो भी रही हो, कोर्ट का कोई फैसला इसमें नहीं हुआ। 27 फैसले की बात, मैं टिप्पणी की बात कर रही हूँ। कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि नहीं थी? नहीं, कोर्ट की टिप्पणी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरिट्स में नहीं जाता केस के। नहीं, जो केस के मेरिट्स हैं, क्या हमने सही बोला या गलत बोला, उसका फैसला तो ट्रायल से होगा। और हमने जो बोला हम उस पर अभी भी खड़े हुए हैं और उसका ट्रायल होगा निचली अदालत में। कि गलत बोला या सही बोला, उसका फैसला निचली अदालत करेगी। हम तो अभी भी नहीं माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जिस तरीके से बताया कि जो इनकी गतिविधियां रही और जिस तरीके से नथुराम गोडसे आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई गलत बयान जो है राहुल गांधी ने नहीं दिया। अमन पवार जी, दिनेश सिंह बीजेपी के नेता हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत देर से इंतजार अमन जी, हम समझ रहे हैं कि कपिल सिब्बल की जगह आप ही पक्ष रखिएगा राहुल गांधी का, तो आप हो सकता है बचा ले जाएं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है ना 20 की बात कर रहे हैं, हम 1914 की बात कर रहे हैं, जब संघ की स्थापना भी नहीं हुई थी। संघ की स्थापना 20 में हुई थी। उसके पहले अगर आप देखिए तो जिन्ना ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो आपने स्वीकार कर लिया था और आपने देश के टुकड़े किए। एक मिनट पहले सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, जरा सुनिए। अमन जी, जरा अमन चैन यहाँ भी स्थापित कीजिए, जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप उत्तर दे दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और जिन गांधी के विचारों की हत्या कांग्रेस प्रतिदिन कर रही है, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आप जिस हिंसा को पूरे देश में आपने फैलाया, देश के आपने टुकड़े किए, हिंदू मुस्लिम को आपने बांटा, और गांधी ने कहा था कि आप करप्शन कीजिए। जिस भ्रष्टाचार की जननी आप बने और आज आपकी सरकार चली जाने के बाद करप्शन जो है मुंह बाए खड़ा है। आपके उन बड़े नेता ने कोर्ट के सामने कहा कि कोई मानहानि का मुकदमा नहीं बनता, इसको बंद कर दिया जाए। आपके कहने पर, नेता के कहने पर मुकदमा बंद हो जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि या तो आप माफी मांगिए या तो आप मुकदमा झेलिए। फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमारे वकील 2 हफ्ते तक बाहर हैं, 27 से केस ना शुरू किया जाए। तो आपके कहने पर केस शुरू होगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे ना। मैं तो यही कह रहा हूं कि इसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूल नहीं है, भूल तो आप लोगों की। और दूसरी चीज अमन जी, एक सवाल का मैं उत्तर लेना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे, आप कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की। नाथूराम गोडसे ने हत्या की कि नहीं की, उसके पहले उनके बाद उनके ऊपर 4 अटैक हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी थी, आपके पार्टी के कद्दावर नेता थे अगर मानिए, तो आपने सुरक्षा के कौन से इंतजाम किए 4 बार अटैक के पहले? दूसरी चीज, जहां उनकी हत्या हुई वहां से आपका राम मनोहर लोहिया अस्पताल कितनी दूर है? अगर मैं आपको कटघरे में खड़ा करूं तो आपने वहां ले जाने तक की जहमत नहीं उठाई। आप तो प्रतिदिन उनके विचारों की हत्या करें। आपने उनके भाई का हवाला दिया कि पुस्तक में लिखते हैं कि हम तीनों भाई उनसे प्रभावित थे, विचारों से, आरएसएस से प्रभावित थे। अगले पेज आप पढ़िए, उसके आगे जाइए, उन्होंने कहा जिस समय ये घटना हुई हम सारे भाइयों ने आरएसएस से किनारा कर लिया था। अमन जी, मैं वही चीज आपको कहूं कि आपके राहुल गांधी से भी कोई प्रभावित होकर किसी की हत्या कर दे तो गुनाहगार राहुल गांधी, और कहे ना कि राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत है और हत्या कर दे। और इस तरह से आप आरएसएस को कैसे कटघरे में। और सुनिए, आपके आने के पहले मैंने कहा था कि हमने कहा था 60 के दशक में आपकी पार्टी ने जैन कमेटी बनाई थी, अगर आपको स्मरण हो। उस जैन कमेटी में क्या आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी की बनाई हुई कमेटी, जैन कमेटी की क्या रिपोर्ट थी? उसमें सीधे था कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है।
अब आज आपके उपाध्यक्ष कह रहे हैं वो पर्ची पाकर किसमें आरएसएस, अब जवाब दीजिए कोर्ट में, आप दीजिएगा या राहुल गांधी जी दीजिएगा। साक्षी महाराज जो आपके एमपी हैं, बीजेपी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने 11 दिसंबर 2015 को कहा कि नथुराम गोडसे जो है वो मार्टर हैं, वो एक शहीद हैं देश के लिए। तो ये आज भी जिस तरीके से यहाँ शो पर बैठ के बीजेपी के नेता डिफेंड कर रहे हैं कि क्या उन्होंने नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी कि नहीं करी, उसका फैसला तो कोर्ट ने नहीं, आप जो कह रहे हैं आरएसएस का हाथ है उस पे मैं कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं आपकी पार्टी बराबर उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके विचारों की हत्या कर रही है। उसका फैसला जब कोर्ट ने कर दिया, नहीं हम तो कह रहे हैं ना, 4 बार अटैक होने के बाद आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दिया, आप सुरक्षा आप क्यों नहीं दिए, यही तो मेरा सवाल है, मैं पूछ तो रहा हूँ। उसके पहले उनके ऊपर 4 बार हमला हुआ कि नहीं हुआ था, आप सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? ठीक है, संदीप द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिए संघ जब से शुरू हुआ उस समय हेडगेवार जी कांग्रेस की सदस्य थे, तो ऐसे क्या विचारों में मतभेद हुआ कि संघ उनका इस तरीके से कत्ल करवाती? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो बयानबाजी है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल तो नहीं बैठ रहा है ना। कैसे आप कह सकते हैं कि संघ ने हत्या करवाई? क्या आवाज आ रही है अमन पवार जी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अमन पवार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही है संदीप द्विवेदी, चाहे जितनी भी हम बातें कर लें, संघ ने हत्या करवाई, वो उस तरीके से तो एग्जाम्पल वो भी दिया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा कि 84 के दंगे हुए, उसमें हम सीधा सीधा कह देंगे कांग्रेस ने ये तमाम चीजें करवाई हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आरोप इसलिए भी लगाए जा सकते हैं कि सरकार आप ही की थी, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, किसी भी दंगे के लिए आप जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन किसी से प्रभावित होकर उसी संस्थान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना, हालांकि हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये कि राहुल गांधी परेशानियां ही क्यों खड़ी करते रहते हैं कांग्रेस के लिए। नहीं, अब इसमें देखिए शशि जी, इसमें समझने वाली बात यह कि वो परेशानी खड़ी करते हैं या जानबूझ के परेशानी खड़ी करवाई जाती है। मुझे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सिर्फ इसमें यह समझ में आता है कि जानबूझ के परेशानी खड़ी करवाई जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मीडिया का कवरेज मिले, उनका और ज्यादा कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज में अट्रैक्शन बढ़े। सिर्फ यही एक चीज है, क्योंकि वही बात है, पब्लिसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी तो मिल ही रही है, और उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए तो पब्लिसिटी का बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा, कोशिश करेंगे अमन पवार जी से भी हमारी बात हो पाए। सवाल हम ये भी करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के एक के बाद एक कई किस्से हमारे पास हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते हैं और शायद कुछ और कह जाते हैं, जिससे कि किरकिरी ही हमेशा उनकी हुई है। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी के बयानों के बाद किस तरीके से कांग्रेस की किरकिरी होती है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनकी सफाई में सामने आने लगते हैं। अब हम जरा दिखा दें आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कि राहुल गांधी किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के बजाय कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसके बाद पार्टी की सचमुच बुरी तरह से किरकिरी होती है। My mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. 6 कैंडिडेट है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ है उनके नाम? इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। This morning I got up at night. I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है,
गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। तो राहुल गांधी के सारे बयान आपने देखे, हालांकि कुछ और बयान हमें खोज के दिखाने चाहिए क्योंकि राहुल गांधी के अनगिनत ऐसे बयान हैं। एक और बयान जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको याद होगा, ऑर्डिनेंस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें कहा गया था कि सीधा सीधा देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री की उसमें इंसल्ट की गई थी, फाड़ डाला गया था ऑर्डिनेंस, उसको लेकर भी खूब बवाल मचा था। लेकिन फिलहाल इन 4 बयानों की बात कर लेते हैं। अमन पवार, आप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर क्या? हाँ, मैं हूँ। आपने तमाम बातें सुनी राहुल गांधी की, हालांकि हमने सिर्फ 4 इंसिडेंट्स दिखाए हैं। माँ रोई, जिस तरीके से इमोशनल उन्होंने पूरे देश को करने की कोशिश की थी, उस पर भी सवाल उठाए गए कि आखिर अभी भी क्या सिंपैथी के जरिए वोट लेना चाहते हैं। इसके बाद आपने देखा कि कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लोग शहीद हुए हैं और सामने स्टेज पे वो पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं उनके नाम। इसके बाद आपने अमूल वाली बात देखी, ऑर्डिनेंस वाली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हुई थी। खासतौर से इंडियन पॉलिटिशियंस ने कहा था कि इस तरीके से मनमोहन सिंह की इंसल्ट उनको नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक रेप्यूटेड न्यूज चैनल हैं, आप ये जो कट्स और ये जो बीच के जो मॉर्फ्ड वीडियोस हैं, ये दिखाने की बजाय जो उन्होंने पूरा क्या बोला था और क्या उसका मतलब था। अमन पवार जी, मैं बहुत ही आपको सिर्फ एक चीज अश्योर कर सकती हूँ कि ये जो वीडियोस हमने दिखाए हैं इसमें कुछ भी कट पेस्ट नहीं है, इसमें बहुत अंतर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आज जो टॉपिक है आपका डिस्कशन का जी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, और जिस पर आज जो बीजेपी के नेता जहां आज हमारे सामने बैठकर जिस तरीके से नथुराम गोडसे को डिफेंड कर रहे हैं, पास्ट में साक्षी महाराज जी ने तो उनको मार्टर और देशभक्त का दर्जा भी दिया था। तो हम ये इस बात पर एकदम स्थिर हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता की हत्या में जिसका हाथ था, उसकी जस्टिफिकेशन में या उसकी सराहना में यहाँ कोई शब्द नहीं सुनेंगे। उनका जो ताल्लुकात था आरएसएस से, वो दुनिया से नहीं छुपा है। तो अब जो ये मैटर है, मैं कहना चाहूंगा कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर दोबारा आएगा और निचली अदालत के पास सारे फैक्ट्स एविडेंसेस हैं, तो उसके वो सब चीजें, सारी चीजों का तर्क रखते हुए पर फैसला सुनाएंगे। और हम इसमें जो अपना पक्ष है वो अदालत के सामने ऑलरेडी रख चुके हैं, निचली अदालत के सामने जी। तो क्या ये डिफेमेशन था, क्या ये मानहानि थी आरएसएस के लिए या नहीं, ये तो जो है वो अदालत बताएगी। पर नथुराम गोडसे और आरएसएस में क्या ताल्लुकात थे या नहीं थे, उसके ऊपर कोई डिनायल नहीं हो सकता। अगर अमन पवार जी, एक चीज मैं अश्योर कर सकती हूँ आपको कि आप कह रहे हैं कि जो भी वीडियोस हमने चलाए हैं, उनके स्पोक्सपर्सन है, वो बता दें कि नथुराम गोडसे कभी उनका हिस्सा नहीं। हम पूरे मामले को डाइवर्ट ना करें क्योंकि यहाँ पे नाथुराम गोडसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आरएसएस की, जिस तरीके से आरएसएस पर राहुल गांधी की टिप्पणी थी। दूसरी बात यह है कि आई कैन अश्योर यू कि जितने भी हमने वीडियोस चलाए हैं, जो बाइट्स हमने अभी दिखाई हैं, वो कहीं से भी कट पेस्ट नहीं है, डॉक्टर्ड नहीं है। जो बातें उन्होंने कही हैं, जहां पर वो कुछ गलत बातें कह गए हैं, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, वो हमने वीडियोस में दिखाया है। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कोर्ट ने आज ये टिप्पणी की कि नहीं की कि राहुल गांधी या तो आरएसएस से माफी मांगे या फिर केस झेलें? अब तक मेरा सवाल पहुंच पाया अमन जी? डिस्कनेक्ट हो चुका है। दिनेश जी, नहीं, देखिए, 2 चीजें शशि जी, एक तो होती है यथार्थ और दूसरी होती है अवधारणा जी। आप ये कांग्रेस में यथार्थ में जाते ही नहीं, ना तो इनको यथार्थ मालूम है। वही बात अमन जी कह रहे हैं और यही बात राहुल गांधी कर ली है। आपने एक अवधारणा बना ली और उसके पीछे आप पड़ गए, जबकि आपको यथार्थ देखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, कितनी जांचें हो गई, इतनी कमेटियां बन गई, उसके बाद परिणाम आ गया, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हैं। तो आपको ये जलालत तो झेलनी पड़ेगी। आपने जो कहा नहीं कि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो परेशानी खड़ी कर देते हैं, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी खुद परेशानी के रूप में कांग्रेस में खड़े हैं और इस समय अब कोई इनको
कह रहा हूं ना कि कोई बचा नहीं पा रहे इस पार्टी को। किसी तरह की वूल जलूल बातें करके मीडिया में कहीं ना कहीं बना रहना चाहते हैं। आज कम से कम चर्चा इस बात की हो रही है। मुझे तो फक्र है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपने चर्चा रखी है। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को गुरु मानते हैं कि जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, और आप उस तरह के आरएसएस विचार, जब आप कभी गए ही नहीं शाखा में तो आरएसएस को आप समझेंगे क्या? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और आरएसएस की क्या कार्य पद्धति है, आरएसएस क्या करता है। हमें तो गर्व है हम आरएसएस के सदस्य हैं। तो आप जाइए ना, तब तो आपको समझ में आएगी। आप लोगों को वहां जाने की फुर्सत तो है नहीं। आपको जो पर्ची मिल जाती है वही पढ़ के आप बोल देते हैं, और आपके जैसे उनके सलाहकार हैं कि जब भी 27 तारीख को आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे आज आपने जवाब नहीं दिया कि मानहानि का केस नहीं बनता, आप हटा दीजिए। जो भिवंडी में बोला था उन्होंने, उस समय उनको समझ में नहीं थी महाराष्ट्र की रैली में, उन्होंने पब्लिक को देखी और बोल गए। तो परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा, भुगतने के लिए दूसरा नहीं आएगा। या तो आपको माफी मांगनी होगी, नहीं तो आपको जवाब देना होगा। तब तक आप जवाब तलाश लीजिए, कहां कौन मना कर रहा है आपको। अमन पवार जी, यहाँ कुछ चंद नेताओं के या कुछ चंद लोगों के कहने से कोर्ट की प्रक्रिया नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानहानि का दावा किसी ने रखा है, क्या मानहानि का केस है कि नहीं है, उसको डिसाइड करने वाला नीचे कोर्ट है। बिल्कुल। और अगर ये नथुराम गॉडसे और आरएसएस में कोई कनेक्शन था, कोई नेक्सस था कि नहीं था, ये जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया था और जिस तरीके से इस पे आज डिबेट हो रही है, उसमें बहुत फर्क है। तो जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया था, क्या वो मानहानि के लिए के दावे के लिए भरपूर था कि नहीं था, वो सब चीजें भी कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा। तो ये सारी चीजें अभी हमें ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को हमें ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो जहां ये चर्चा हो रही है उसी दौरान जो कोर्ट के सामने भी जो मैटर जो सब जुडिस है, हाँ। उस पर जब तक कोई एक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, या हमारी जो टिप्पणी हुई थी उसमें क्या नेक्सस जो था आरएसएस के लिए और क्या टिप्पणी हुई थी नथुराम गॉडसे के लिए, उस पे कोर्ट का जो फाइनल निर्णय है वो आना बहुत जरूरी है। अमन जी, और अब सब लोग फाइनल निर्णय का ही इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही तो ये बातें शुरू हुई है ना। बीजेपी ये एक कोर्ट की टिप्पणी को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करना नहीं चाह रही है। किया जा रहा है। अभी उन्हीं के नेता ये कह रहे हैं कि जो नथुराम गॉडसे हैं वो तो मार्टर हैं, वो तो हमारी शहीद है। शशि जी, एक सवाल और, आप पक्ष ले रहे हो और आप गांधी को अपना कॉपीराइट मान रहे हैं, और वही गांधी के पड़पोते ने खुद ही कहा था ना तो कांग्रेस अब वो उनकी वंशज है, और ना तो वो कांग्रेस उनकी वो पार्टी हो कांग्रेस जिसकी बात कर रहे हैं। तो आप कॉपीराइट की बात आप कहां कर रहे हैं? हम गांधी को कम मानते हैं क्या? आप गांधी की बातों को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं क्या? हम स्वच्छता की बात नहीं कर रहे हैं, हम रघुपत राघव राजाराम की बात नहीं कर रहे हैं। आप कौन से उनके अनुयायी है? आपको दिक्कत कहां हो रही है? लेकिन आपने जो आरएसएस, आपके नेता ने जो आरएसएस पर आरोप लगाया है, उस पर मेरी आपत्ति है, और उस पर कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है। अमन जी, संदीप द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सुन पा रहे हैं अमन जी? आप बात रखें अपनी संदीप जी। अमन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से अगर दिल्ली में सिखों का कत्लेआम होता है तो कुछ भटके नौजवान करते हैं, अगर कुछ लोग ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम को फॉलो करते हैं तो भी भटके हुए हैं, क्या एक ये इंसान भटका नहीं हो सकता था? जरूरी था कि आप सीधा आरएसएस पे टारगेट करते? आप एक बात बताइए, अगर ये इंसान भटका हुआ था तो बीजेपी में किसी ने खड़े होकर जो साक्षी महाराज ने टिप्पणी करी, जब उन्होंने कहा कि वो देशभक्त थे, वो मार्टर थे, तो बीजेपी या आरएसएस में से खड़े होकर किसी ने इस टिप्पणी का क्यों नहीं उन्होंने इसका जवाब मैं दे देती हूँ। अमन पवार जी, हालांकि बीजेपी के नेता उसका जवाब देंगे। आपको याद होगा उनका मंदिर बनाने की भी बात चली थी, जिस पर राजनाथ सिंह का बयान आया था कि मंदिर नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम खबरें जो हैं वो गलत हैं, सरासर झूठी हैं। पर मेरा सवाल फिर से वही, आज हम राहुल गांधी की बात करें कि राहुल गांधी ने जब कुछ बोला है, ज्यादातर मामलों में कांग्रेस के तमाम नेताओं को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को क्यों सामने आकर पक्ष लेना पड़ा है, तमाम चीजों को क्यों सफाई देनी पड़ी है? आपको याद होगा एंग्री यंग मैन की भूमिका जो निभाने की कोशिश उन्होंने की थी विधानसभा इलेक्शन के दौरान, रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद तो हमने लोकसभा देश के इलेक्शंस देख लिए हैं, मनमोहन सिंह वाला ऑर्डिनेंस की बात मैंने आपको बताई है, एक के बाद एक तमाम ऐसे बयान है, तमाम आपको मैं याद दिला दूं कि जब 2009 में
कांग्रेस जब चुनाव जीती थी लोकसभा का, जी। तो आप ही का चैनल और आप जैसे बहुत सारे चैनल थे जिन्होंने बार बार ये कहा था कि राहुल गांधी की लीडरशिप है और जो उनका एग्रेसिवनेस और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट किया, उस वजह से कांग्रेस चुनाव जीती। लेकिन आज अगर कांग्रेस आज मैं एक मिनट बात पूरी अपनी कर लूं जी। अगर आज आप 2 या 3 वीडियो जो कहीं ना कहीं से कट पेस्ट करके आप अपने चैनल पे जो दोहरा रहे हैं, फिर से मैं आपको आप कर रही हूँ, ये कट पेस्ट नहीं है। आप पूरी वीडियो दिखाइए। आपने कितने दिखाया? 10-10 सेकंड की वीडियो मैंने जो 10-10 सेकंड की वीडियो दिखाए हैं, मैं आपको ऑन एयर फिर कह रही हूँ कि आप इन ये शो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका पूरा का पूरा फुटेज ले लें हमसे, रॉ फुटेज। ये वीडियोस देखें, ये कट पेस्ट वीडियोस नहीं हैं। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अगर आपको ये कट पेस्ट वीडियो कहीं मिलते हैं तो आप डेफेमेशन करें ना, किसने मना किया? आप मानहानि का दावा करें। आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ये वीडियो चलाई है, 10 सेकंड की वीडियो में किसी आदमी ने क्या बोला है या उसके आगे पीछे क्या बोला गया, उससे आपने कोई उसको नहीं जोड़ने की कोशिश करी। अमन पवार जी, आप ही के पार्टी के नेता के लोग, आप ही के पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि राहुल गांधी चीजों को नहीं संभाल पाएंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राजस्थान के उन नेताओं के नाम भी आपको याद होंगे। प्रियंका गांधी को आगे आप लेकर आइए। इस तरह की आवाजें भी आप ही की पार्टी के अंदर से उठी हैं। देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर कोई भी आदमी अपनी कोई आवाज रखना चाहता है तो वो हमेशा उसको एक प्लेटफॉर्म हमेशा दिया गया है। यहाँ सिर्फ आप मीडिया के सामने नहीं, अगर किसी को राहुल गांधी से भी शिकवा है तो वो उनके सामने भी जाके बोलते हैं जी। पर जो पार्टी में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से लिया जाता है। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि किस तरीके से हमने डिसीजन लिया, किस तरीके से हमने अपना नेतृत्व चुना, वो बहुत से जो चीजें होती है, तर्क होते हैं, उनको देख के लिया जाता है। ये एक ऐसे टीवी डिस्कशन में इन चीजों का जो है अमन पवार जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इस देश में भी है और चौथा स्तंभ मीडिया भी है। और आप जब राज करेंगे तो हम लोगों के वोट से हमारे देश को ही शासन करेंगे देश पर। और हमारा अधिकार है आपसे पूछने का कि अगर आप इस तरह के नेता को लेकर आ रहे हैं तो उससे आपको कितने फायदे, कितने नुकसान। क्योंकि आप जब आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम इंटरनल मामलों में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के भी बहुत सारे बयान हैं। तो इस तरीके से तो फिर कोई किसी के मामले में बोल ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई आवाज उठा ही नहीं पाएगा, नहीं किसी और नेता के बारे में कोई बात कर पाएगा। आप यही सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछती हैं? मैं आप सबसे पूछती हूँ, किसने कहा कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछती हूँ? जब स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमन जी, आपको ये किसने कहा कि हम बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं? तो आप पूछ लीजिए अमन जी ना, कौन मना कर रहा है? आप साक्षी महाराज की बात कर रहे थे ना कि कोई क्यों नहीं डिफेंड किया, उनके समर्थन में कौन खड़ा हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का, उस गलत बयानबाजी का समर्थन आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बताइए तो साक्षी महाराज के उस बयान का समर्थन किया हो। आप कह रहे हैं ना कि खंडन नहीं, समर्थन किसने किया मुझे बता दीजिए। आप तो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप तो समर्थन कर रहे हैं ना। और मुबारक हो आपको राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी का नेतृत्व आपको मुबारक हो। अगर उनको सही सलाह आप देते ना, जो आप कह रहे थे सही सलाह कोई भी दे सकता है, अगर आप देते तो आज कांग्रेस पार्टी का हश्र ना होता। जब से आए कौन सा उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया कि देश का युवा, देश का नौजवान, देश की जनता प्रभावित हो गई, आपको ला दिया संसद में। बताइए, एक बयान बता दीजिए, एक रैली में दिया हुआ उनका कोई भाषण आप भेज दीजिए मुझे, मैं भी सुनूंगा। जिससे आप प्रभावित हुए वही बता दीजिए ना। उनका इस तारीख का भाषण आप सुन लीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बताइए। अमन पवार, जुमलेबाजी, मैं जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं ना। अगर आपके पास उनकी एक स्पीच हो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए हो तो दीजिए, मैं तो मांग रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमन जी का। जी अमन जी, जिस तरीके की जुमलेबाजी और जिस तरीके की बयानबाजी जो बीजेपी जिसमें बिलीव करती है और जिसमें इंटरेस्ट रखती है, उसपे अगर ये इस बात की बात ना करे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का इंटरनल मामले में इनको इतनी दिलचस्पी क्यों है? आज तक जब स्मृति ईरानी को कैबिनेट पद नहीं दिया था तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में जाके धरने पे बैठ गई थी 2002 के राइट्स के बाद। आपको हमारी पार्टी के इंटरनल मामले में बोलने का हक है और मुझे नहीं है। आपको दूसरी पार्टी के मामले में बोलने का हक है और मुझे नहीं है। आपको दिक्कत होने लगती है कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, किसको पद मिल जाए। मंत्रिमंडल आप बांटेंगे, आप तो विपक्ष की स्थिति में आप मंत्री बनाएंगे किसी को? अमन जी, आप मंत्री बनाएंगे किसी को?
ये हमारी सरकार है, बहुमत की सरकार है, प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि किसको कौन मंत्री बनाएगा। आपको विपक्ष की भूमिका में नहीं है। आप तो तलाशिए उत्तर प्रदेश में, तलाश लीजिए उत्तर प्रदेश में, तलाश लिया उन्होंने। शीला दीक्षित को फिक्स बना दिया है। शीला दीक्षित इनके मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हो गई हैं और इनके जो है राज बब्बर जी अध्यक्ष हो गए हैं और एक पीके जी प्रचारक मिल गए हैं। अब इनको मतदाता ढूंढना है, बस इनको वोट कौन देगा अमन जी, वही ढूंढिए। बाकी तो आपको नेता भी मिल गया, प्रचारक भी मिल गया, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी मिल गया। अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नहीं आया है। नहीं, इससे पहले आया था, पूरा परिवार लग गया था, पूरा खानदान लग गया था। उस रायबरेली में जो आप हमेशा के लिए रायबरेली आपकी होती थी, मात्र 2 सीटें आपके पास हैं। आपने दंगे विधानसभा के चुनाव में जाइए, पिछले विधानसभा के चुनाव नगर के दंगे करा और समाजवादी पार्टी ने आपका सहयोग न दिया होता तो आपकी दोनों सीटें ना आती। और 2017 का इंतजार कीजिए। ठीक है, खाता नहीं खुलेगा अमन जी। अमन पवार जी का जवाब दे लेते इनको हैं। बस जी, इतना बता दूं कि अगर मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराकर सीट लाने का अगर जो ये काम कांग्रेस करती है, आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह आपके साथ थे, दंगे पर दंगे होते थे। पार्टी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी नहीं शतक लगाई थी, समाजवादी पार्टी ने, आप समर्थन कर रहे थे, एक टिप्पणी नहीं आई थी अमन जी। अमन पवार जी, इलेक्शन से ठीक पहले आप ही की सरकार थी और राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उसमें बीजेपी क्या इतनी ताकतवर हो गई कि केंद्र में आप हैं, राज्य में वो हैं और बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे ये पार्टी? किस समय दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, आपको याद है? हुए थे, जब इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुजफ्फरनगर विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले के दंगे की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, ना? किस समय जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने डेप्यूट किया। मैंने फिर वही पूछा कि क्या बीजेपी और अमित शाह इतने ताकतवर हो गए थे कि केंद्र में आपकी सरकार, मुलायम सिंह यादव की वहां सरकार, बावजूद इसके लोग दंगे करा पाए? किसके पास थी? इलेक्शन कमीशन इंचार्ज था उस टाइम पे इलेक्शन प्रोसेस का। अमित शाह के आते ही उत्तर प्रदेश में दंगे होने शुरू हो गए और आज ये हमें सरकार में आपके ना मेरा पूछना है कि क्या ये लोग, अमन पवार जी अगर आप इसी दंगे की बात करें तो मुझे जवाब दें, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार, ये पार्टी इतनी ताकतवर है, अमित शाह इतने ताकतवर है कि तमाम मशीनरी, तमाम प्रशासन इनके इशारों पर काम करे, वहां दंगे करा दे और आप रोक ना पाए? समाज के विभाजन की ताकत का इनका अंदाजा मैं आपको सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से दूंगा कि जब 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, नीचे नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उसी समय पर वाजपेयी जी ने इनको अपना जो राज्य धर्म है वो निभाने की बात कही थी, राज धर्म निभाने का जो आदेश दिया था और जो बात कही थी, ये अमन पवार जी अगर निभाकर वहां सत्ता चल रही है अभी तक, आप गंवा बैठे। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार, वहां बताइए ना कहीं दंगे हो रहे हैं। हम आपसे पूछ तो रहे हैं ना, हमारी सरकारें हैं तो मध्य प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, गुजरात में सरकार है, गोवा में सरकार है। हमारी जब सरकार होती है तो दंगे नहीं होते हैं और आपकी जब सरकार होती है, दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो दंगे शुरू हो जाते हैं। केंद्र में आपकी सरकार थी ना, आपके साथ ही उत्तर प्रदेश में हो रहा था। 2002 में किसकी सरकार थी केंद्र में? 2002 के बाद हम तो कह तो रहे हैं ना, आपसे कह तो रहे हैं, उसके पहले के दंगों में जाइए, इस पर बहुत डिस्कशन हो गया है अमन जी, गुजरात के दंगों पर बहुत डिस्कशन हो गया है। एक दिन फिर से रख लीजिएगा, आप आ जाइए, मैं जवाब दूंगा, आप आ जाइएगा और मैं जवाब दूंगा। अमन जी, फिर से हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। सचमुच 2002 के दंगों पे बहुत डिस्कशन हो चुका है। संदीप जी, मैं आपका जवाब दूंगी। मैं डिस्कशन भी नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने ये बात उठाई थी, ये हमारे पार्टी के इंटरनल मैनेजमेंट पे बात उठा रहे हैं, तो मेरी सिर्फ इनको इतनी सलाह थी कि अपनी पार्टी में के गिरबान में झांक के देखिए, हमें अपनी पार्टी को कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से हमें अपने नेता को चुनना है, वो हमारा अपना अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, आपका मुबारक हो, मुझे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आपका बिल्कुल अंदरूनी मामला है, ये बात सच है, हम इस बात से अग्री करते हैं। लेकिन आप प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा मुझे, जब से राहुल गांधी बहुत सारी चीजों को देखने लगे हैं, उपाध्यक्ष जब से वो बने हैं, आपको नहीं लगता कि सफलता कम विफलता ज्यादा हाथ लगी है आपके? नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, बल्कि आज के दिन में भी जिस तरीके का मनोबल राहुल गांधी हमारी पार्टी में बांधते हैं और जिस तरीके से यूथ उनसे आज की डेट में जो एक अपना कनेक्ट बना के चल रहा है, उससे हमें बहुत स्ट्रांगली यकीन है कि बहुत कम टाइम में जो जुमलेबाजी की और झूठे वादों की
और एडवर्टाइजमेंट की सिर्फ जो सरकार केंद्र में चल रही है उसका पासा पलटेगा और 2009 का रिजल्ट जो राहुल गांधी लेकर के आए थे कांग्रेस के लिए, लेकिन यूथ का मोराल अप होने के बावजूद कन्वर्ट वोटों में नहीं हो पाता, ये तो आप मानेंगे ना। आप एक बात बताइए, विधानसभा के इलेक्शन की भी हम बात कर लें अमन जी, लोकसभा छोड़ दीजिए, केंद्र से कांग्रेस की सरकार को गए हुए महज 2 साल हुए, बिल्कुल महज 2 साल हुए हैं। अभी आगे जो 2019 तक हमारी राह में बहुत से असेंबली इलेक्शन है और फिर मेन इलेक्शन भी है 2019 का। आपने जो 2009 में जो आपके चैनल अखबार जो बात कहते थे, फ्रॉम अ रिलक्टेंट प्रिंस टू अ किंग मेकर, जो टाइटल आप लोगों ने राहुल गांधी को दिया था, जिस तरीके की सराहना आपने 2009 के इलेक्शन में राहुल गांधी की करी थी, जिस तरीके से यूथ ने और पिछड़े वर्ग ने और गरीब लोगों ने जिस तरीके से राहुल गांधी को 2009 में सपोर्ट किया था, आप देखेंगे कि आने वाले सालों में और स्पेशली 2019 के इलेक्शन में वही जो कहानी थी दोबारा दोहराई जाएगी। ठीक है, मिस्टर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है संदीप द्विवेदी, ख्वाब ही रहेगा, हकीकत में तब्दील होने वाला पूरा होगा। दिनेश जी एक सेकंड, संदीप जी सपना पूरा होगा? नहीं, देखिए जिस तरीके से मीडिया ने, जैसा इन्होंने कहा कि मीडिया ने जिस तरीके से उनके ऊपर भरोसा दिखाया था, जिस तरीके से कमेंट किया था 2017 में, तो अगर देखिए तो टोटली 2014 में अगर देखिए तो टोटली अपोजिट हुआ। और मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने वाले हैं। अगर करिश्मा करना होता तो लोकसभा इलेक्शन के बाद कई जगह विधानसभा इलेक्शन, बिहार में भी कांग्रेस की सीटें आई तो दूसरों के कंधों पर आई, खुद इनका कोई असम इन्होंने खोया, अदर स्टेट में भी इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हरियाणा में हमने देखा कई जगह के बाद स्ट्रेट रहे। इवन अगर आप देखिए तो पंजाब में भी इनकी आज की डेट में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। यूपी में जिस तरीके से पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन होने वाली है। तो राहुल गांधी को लेके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा से सोचना पड़ेगा। उन्हें एक अच्छा इंसान रहने दें, जरूरी नहीं है कि उन्हें पॉलिटिशियन बनाए। अमन पवार जी, एक अच्छी चीज तो है कि वो एक अच्छे इंसान है, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जो भी अपनी पर्सनल राय है वो रहेगी जी। और हम आपको दोबारा से एक बात यही कहना चाहेंगे कि ये पार्टी के इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है और जो लोगों का जो मूड होता है, लोग किस तरीके से हम पॉलिटिक्स में अगर हैं, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, अल्टीमेट गोल है कि लोगों को कैसे सर्व करना है, लोगों के लिए कैसे हमें काम करना है। और वो काम करने की अपॉर्चुनिटी और वो काम करने का मौका हमें जब भी मिल सकता है कि जब हम लोगों से इलेक्शन में हम अपनी सरकार में आए, आप देश को रूल करें। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरएसएस पर निशाना साध रहे थे, आप जरा मुझे बताइए कि क्या सीधा नाथूराम गॉडसे का वो नाम नहीं ले सकते थे? आरएसएस का हाथ था महात्मा गांधी की हत्या में, ये कहना और कोर्ट की इस तरह से टिप्पणी आना, बेशक आप ना माने कि कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी, ये कहीं ना कहीं आपकी इमेज को। मैं आपको बस एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब नथुराम गॉडसे ने जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन के बाद जिस तरीके से जो देश में आरएसएस के खिलाफ जो एक पूरा कंसेंसस बना था, गवर्नमेंट को बैन भी करना पड़ा, सरदार पटेल जी ने भी जो है इनके आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बार बार चिट्ठी लिख के इस बात को हाईलाइट किया। बाद में गोविलकर साहब को भी ये बात हाईलाइट करी गई। नहीं, बैन हटाया गया तो कुछ तो पाया गया होगा ना। हाँ, नहीं, आरएसएस से बैन अगर हटाया तो कुछ तो पाया गया होगा ना। और एंड में जो सरदार पटेल उस समय के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये निर्णय भी लिया कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। तो जो नेक्सस था महात्मा गांधी जी की हत्या में सरदार मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आपको पूरी जो टिप्पणी थी जो उन्होंने करी गई थी वो आप कोर्ट को एग्जामिन करनी पड़ेगी। और अभी जो एक टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट से आई है उसमें आप ये मैटर नहीं डिसाइड कर सकते। क्या राहुल गांधी जी ने कहा, क्या उस समय जो डायरेक्ट उनका जो रेफरेंस था सिर्फ आरएसएस को था या आरएसएस के किसी एक व्यक्ति को था, वो सब जो है सारा मैटर सब जुडिस है नीचे कोर्ट के। अमन पवार जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ और आप ये भी जानते हैं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, और हम सब समझ रहे हैं कि आप सीधा सीधा उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ। कोर्ट ने जो कहा, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जब मैटर सब जुडिस है, जब मैटर कोर्ट के सामने विचाराधीन है, विचाराधीन होने के बावजूद कोर्ट ने एक टिप्पणी की है ना, माफी मांगने की बात राहुल गांधी को कही है ना। विचाराधीन मैटर है तभी तो कोर्ट ने कहा है, पूरा मामला कोर्ट में है तभी तो कोर्ट ने कहा है।
आप तो वैसे आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी, और दिनेश सिंह आपका भी, अमन पवार आपका भी। अब देखना यह है कि कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है, लेकिन वाकई में ये टिप्पणी बहुत सख्त लहजे में कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस से या तो माफी मांगे राहुल गांधी, जिसमें उन्होंने बयान दिया था, या फिर पूरे मामले को झेलें, यानी पूरा मामला कोर्ट में यूं ही आगे चलेगा, उसमें आकर कम से कम कोर्ट में आएं और तमाम अपने बयान दें और इन तमाम चीज़ों को फेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। जय हिंद।